दुनिया भर में अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध मैसेडोनिया के राजा सिकंदर को कौन नहीं जानता, जो अन्य शासकों की तुलना में काफी अलग कदकाठी का हुआ करता था। लेकिन युद्ध के मैदान में सिकंदर को हरा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, जिसने वेस्टर्न एशिया और मिस्र के कई हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी। हालांकि भारत के मामले में सिकंदर की नीति कुछ अलग साबित हुई थी, जो अपने विरोधियों के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद वापस अपने देश लौट गया था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर दुनिया पर जीत हासिल करने वाला सिकंदर भारत से वापस क्यों लौट गया था। भारत से क्यों लौट गया था सिकंदर का जन्म जुलाई 356 बीसी में हुआ था, जिसने 336 बीसी में महज 20 साल की उम्र में अपने पिता फिलिप II की मृत्यु के बाद मैसेडोनिया की राजगद्दी संभाली थी। हालांकि सिकंदर को राजगद्दी संभालने से पहले ही युद्ध नीति और प्रशासनिक कार्यों की अच्छी समझ हो गई थी, इसलिए राजा बनने के बाद सिकंदर ने अपने साम्राज्य को फैलाने का फैसला किया था। सिकंदर के जीवन पर लिखी किताब हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर से पता चलता है कि सिकंदर के बाल सुनहरे और घुंघराले थे, जबकि उसकी दोनों आंखों का रंग एक दूसरे से अलग था। सिकंदर की बाईं आंख सिलेटी रंग की थी, जबकि उसकी दाहिनी आंख की पुतली काले रंग की थी। सिकंदर का कद अन्य राजाओं की तुलना में छोटा था, जबकि उसके चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन दुबले पतले और छोटे कद वाले शरीर के साथ भी सिकंदर ने वह कर दिखाया था जो कई बड़े और भारी भरकम शरीर वाले राजा नहीं कर सकते थे। सिकंदर को महिलाओं में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, जबकि उस दौर में ज्यादातर राजा और पुरुष महिलाओं को अपना निजी संपत्ति समझा करते थे और उनके साथ जैसा मर्जी वैसा व्यवहार करते थे। दरअसल सिकंदर का मानना था कि नींद और महिलाओं के प्रति आकर्षित होना या उनके साथ संबंध बनाना उसके शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। यही वजह थी कि राजा बनने के बाद सिकंदर ने अपना सारा ध्यान साम्राज्य को बढ़ाने में लगा दिया था, जबकि 23 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को जीतने का अभियान शुरू किया था। इसके लिए सिकंदर ने 1 लाख सैनिकों की बड़ी सेना तैयार की, जो 10,000 मील का रास्ता तय करते हुए ईरान से सिंधु नदी के तट तक पहुंचे थे। इस बीच सिकंदर ने ईरान के कई स्थानों पर अपना कब्जा कर लिया था, जबकि अपने संदेशवाहकों को भारत भेजा था। सिकंदर ने अपने संदेश में भारतीय राजाओं से कहा था कि वह बिना किसी युद्ध के अपने राज्य को सिकंदर के अधीन कर दे, ताकि युद्ध में वक्त बर्बाद ना हो और भारत के विभिन्न राज्यों में सिकंदर का कब्जा हो जाए। ऐसे में जब सिकंदर काबुल घाटी में पहुंचा तो कुछ भारतीय राजाओं ने उससे मिलकर शांति वार्ता की थी। इन्हीं में से एक तक्षशिला के राजकुमार भी शामिल थे, जिन्होंने सिकंदर से पहली मुलाकात के दौरान उन्हें 65 हाथी भेंट किए थे। तक्षशिला के राजकुमार चाहते थे कि सिकंदर उनका साथ दे, ताकि वह पोरस के खिलाफ आसानी से युद्ध जीत सके। ऐसे में तक्षशिला की तरफ से सिकंदर को भारत में आने का खुला न्योता मिल चुका था, जिसे सिकंदर ने अपने हाथ से नहीं जाने दिया। इस दौरान सिकंदर लगभग 2 महीने तक अपनी सेना के साथ तक्षशिला में ठहरा था, जहां राजा परिवार में उसकी जमकर खातिरदारी की गई थी। इसके बाद सिकंदर ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिसमें से एक सेना को सिंधु नदी के पास पुल बनाने का काम करना था, जबकि दूसरी सेना को दुश्मन सेना और हमलों को रोकने का काम दिया गया था। इस दौरान बहुत से भारतीय राजाओं ने सिकंदर के भारत आने का विरोध किया था, जिसके तहत सिकंदर और अन्य राजाओं के बीच युद्ध भी हुआ था। ऐसे में सिकंदर अपना विरोध करने वाले राजाओं के किले पर कब्जा कर लेता था, जिसकी वजह से उन राजाओं को ना चाहते हुए भी अपना विरोध वापस लेना पड़ता था। इस दौरान सिकंदर खुद भी चोटिल हुआ था, लेकिन उसने विरोधी सेना को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया था। इस तरह सिकंदर की सेना आगे बढ़ती रही और उन्होंने 20 दिन के अंदर सिंधु नदी के पास नावों की मदद से एक पुल तैयार कर लिया था, जिसमें तक्षशिला के राजा और सैनिकों ने भी उनकी मदद की थी। दूसरी तरफ पोरस को पता चल चुका था कि भारत की धरती पर सिकंदर अपने पैर जमाने को तैयार है, लेकिन पोरस के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, जिसमें विशालकाय हाथियों से लेकर खतरनाक सैनिक शामिल थे। सिकंदर को यकीन था कि वह पोरस की सेना को अपने बल और बुद्धि से आसानी से हरा सकता है, लेकिन इस दौरान भारत में मानसून दस्तक दे चुका था। सिकंदर की सेना को बरसात में युद्ध करने की आदत थी, लेकिन उन्हें भारत के गर्म तापमान की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। इस वजह से सिकंदर की सेना को काफी परेशानी हो रही थी और सिकंदर नहीं चाहता था कि उसके सैनिक बारिश और गर्मी की वजह से पीछे हट जाएं। लिहाजा उसने पोरस को एक संदेश भिजवाया। सिकंदर चाहता था कि पोरस अपने राज्य की सीमा पर आकर सिकंदर से बातचीत करे और अपने राज्य को उसके अधीन कर दे, लेकिन पोरस ने सिकंदर की बात मानने से साफ इनकार कर दिया था।
हालांकि इसके साथ ही पोरस ने सिकंदर से मुलाकात करने की इच्छा जाहिर की थी, लिहाजा पोरस और सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर मिलने का फैसला किया था। इसके लिए सिकंदर और उसकी सेना कई दिनों की लंबी यात्रा करके झेलम नदी के तट तक पहुंचे थे, जहां नदी के दूसरी तरफ पोरस की सेना मौजूद थी और उन्होंने शिविर लगाए हुए थे। सिकंदर की सेना ने भी नदी के इस पार अपना शिविर लगा लिया था, लेकिन वह शिविर में ठहरना नहीं चाहते थे, बल्कि शिविर की आड़ में चुपचाप नदी पार करने की योजना बनाई गई थी। पोरस को झांसा देने के लिए सिकंदर ने अपनी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया था, जिसमें से कुछ सैनिक नदी किनारे खड़े थे तो कुछ शिविर लगा रहे थे। वहीं कुछ सैनिक आग जलाकर शोर मचा रहे थे, जबकि एक टुकड़ी चुपके से नदी पार करने की तैयारी कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ पोरस की सेना शांति से एक ही स्थान पर खड़ी थी, जिसमें सबसे आगे हाथी तैनात थे और उन्हें बार बार इधर उधर करना काफी बड़ा टास्क साबित होता था। इस तरह कुछ दिन बीत गए और पोरस की सेना ने सिकंदर की सेना पर नजर रखना बंद कर दिया, क्योंकि वह हर दिन एक ही प्रकार की गतिविधियां करते रहते थे। सिकंदर को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था, जबकि अचानक आए आंधी और तूफान ने सिकंदर का काम ज्यादा आसान कर दिया था। सिकंदर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने सैनिकों को झेलम नदी पार करने का आदेश दिया। हालांकि इस दौरान आसमानी बिजली गिरने की वजह से कई सैनिकों की मौत हो गई थी। जब तक पोरस और उसकी सेना को इस बात की भनक लगती, तब तक सिकंदर की सेना नदी पार करके उनके इलाके में दाखिल हो चुकी थी। हालांकि इसके बावजूद भी पोरस और उसकी सेना ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया था, लेकिन पोरस के लिए सिकंदर का मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं था। उसके पास हाथियों की बड़ी सेना थी, लेकिन इतने दिनों में सिकंदर के सैनिक हाथियों से लड़ने की नीति सीख चुके थे। सिकंदर के सैनिक हाथी को चारों तरफ से घेर लेते और फिर उसके ऊपर भाले से हमला करने लगते थे, जबकि इस दौरान तीरंदाज दूर से हाथी की आंख पर निशाना लगाकर उसे अंधा कर देता था। इसके बाद हाथी बौखला जाता था और दर्द की वजह से इधर उधर भागने लगता था, जिसकी वजह से पोरस की सेना के सैनिक हाथी के नीचे कुचलकर मर जाते थे। ऐसे में पोरस और सिकंदर के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया था, जबकि सिकंदर की सेना ने भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे और वह सभी पोरस के सैनिकों पर हावी होने लगे थे। इस बीच सिकंदर के घोड़े को तीर लगा और उसकी मौत हो गई, लेकिन सिकंदर ने तुरंत दूसरा घोड़ा लिया और युद्ध जारी रखा। इस दौरान पोरस का हाथी भी घायल हो चुका था और उसने घुटनों के बल बैठकर पोरस को नीचे उतरने का इशारा किया, जिसके बाद पोरस हाथी से नीचे उतर गया और सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया था। इसके बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो पोरस ने जवाब दिया कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरस के साहस से सिकंदर काफी खुश हुआ और उसने मरहम पट्टी करने के बाद पोरस को युद्ध स्थल से जाने की अनुमति दे दी थी, जबकि इसके साथ ही सिकंदर ने युद्ध में जीती हुई जमीन भी पोरस को वापस लौटा दी थी। पोरस और सिकंदर के बीच का युद्ध खत्म हो चुका था, जिसके बाद सिकंदर ने अपने मृत सैनिकों, घोड़ों और हाथियों का झेलम नदी के पास ही अंतिम संस्कार किया था। वह चाहता था कि उसकी सेना गंगा नदी तक साथ चले और भारत के अन्य राज्यों में कब्जा करने में उसकी मदद करे, लेकिन सिकंदर की सेना ने आगे जाने से साफ इनकार कर दिया था। दरअसल सिकंदर अपनी सेना के साथ 334 बीसी में मैसेडोनिया से दुनिया पर जीत हासिल करने के अभियान पर निकला था, जबकि 326 बीसी में सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था और उसने युद्ध में जीतने के बाद भी पोरस को सब कुछ वापस लौटा दिया था। इस बात से सिकंदर से सैनिक नाराज थे, जबकि उनका शरीर लगातार युद्ध करने की वजह से बुरी तरह से थक चुका था। सिकंदर के एक सैनिक ने सभी सैनिकों की तरफ से आवाज उठाते हुए कहा कि हम बहुत लंबे समय से अपने घर से दूर हैं और आपके साथ युद्ध कर रहे हैं, इसलिए हमारा सम्मान होना चाहिए। अब हम थक चुके हैं और हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी है, इसलिए हम आपके साथ आगे युद्ध नहीं कर सकते हैं। हमारे कपड़े और कवच फट चुके हैं, जबकि हमें भारतीय और ईरानी कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। सैनिकों के शरीर पर चोट और युद्ध के निशान हैं। उन्होंने लंबे समय से अपने माता पिता और बीवी बच्चों को नहीं देखा है, इसलिए सभी सैनिक चाहते हैं कि हम वापस मैसेडोनिया चलें, ताकि अपने पीड़ित शरीर को दोबारा से दुरुस्त कर सकें और अपने परिवार के साथ कुछ दिन शांति से बिता सकें। सैनिकों ने कहा कि अगर सिकंदर चाहें तो वह नई और युवा सैनिकों की सेना के साथ दोबारा भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए वापस आ सकते हैं, लेकिन वह इस अभियान को जारी नहीं रखना चाहते हैं। सैनिकों की इस बात से सिकंदर काफी नाराज हुआ और पैर पटकते हुए अपने शिविर में चला गया, जिसके बाद अगले 3 दिन तक सिकंदर ने किसी से बात नहीं की। सिकंदर चाहता था कि उसके सैनिक माफी मांगने के लिए उसके पास आएं और गंगा नदी के तट तक जाने के लिए राजी हो जाएं, लेकिन जब 3 दिन तक कोई सिकंदर के पास नहीं गया तो सिकंदर समझ गया कि उसे वापस मैसेडोनिया लौटना ही पड़ेगा। सिकंदर अपनी सेना के बिना एक दिन भी युद्ध नहीं लड़ सकता था,
और जब उसकी सेना ही उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं थी तो वह भारत पर जीत कैसे हासिल कर सकता था। ऐसे में सिकंदर और उसकी सेना झेलम नदी से वापस मैसेडोनिया के लिए लौट गई, जिसमें सैनिकों के चेहरे पर वापस घर लौटने का उत्साह था, जबकि सिकंदर के चेहरे पर भारत को न जीत पाने की उदासी साफ दिखाई दे रही थी। झेलम नदी के तट से वापस लौटने के 3 साल बाद जून 323 बीसी में सिकंदर की मौत हो गई थी और उसका भारत को जीतने या फिर गंगा नदी को पार करने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट को भारत की जमीन से वापस क्यों लौटना पड़ा था। ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।